ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और पेश आज के मुख्य समाचार। कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी जानने के लिए प्रदेश में कराया जाएगा जीरो सर्वेलेंस। 16 सितंबर से शुरू होगा ये सर्वे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय टीम राज्य में पहुंच गई है और विभिन्न जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों को खोलने के लिए मानक उपाय जारी किए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि उच्च स्तर पर चर्चा के बाद ही प्रदेश में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने वन प्रबंधक समितियों को अगले 2 महीने हरे चारे की कटाई प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। कहा कि इससे लोगों को मिलेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। राज्य की जनता में कोरोना वायरस के लिए हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति जानने जीरो सर्वेलेंस कराया जाएगा। यह सर्वे 16 सितंबर से शुरू होगा। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों में लोगों के खून के नमूनों की जांच की जाएगी। इसके बाद 20 सितंबर से बाकी 9 जिलों में सैंपलों की जांच की जाएगी। यह सर्वे आईसीएमआर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जाएगा। इसके तहत हर जिले से 500 नमूनों की जांच की जाएगी। इसके लिए कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बीमार व्यक्तियों, कंटेनमेंट जोन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पुलिस बल, मीडियाकर्मी और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के साथ ही वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में रहने वाले लोगों सहित कुल 260 सैंपल लिए जाएंगे। वहीं जिले से चुने गए 6 क्लस्टर से 240 सैंपल लिए जाएंगे। इन सैंपलों में एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुली जी और एम की जांच की जाएगी। रायपुर जिले में यह सर्वे 16 से 18 सितंबर तक होगा। इस दौरान रायपुर और तिल्दा विकासखंड के रहवासियों के नमूनों की जांच की जाएगी। पहले चरण में शामिल 10 जिलों में रायपुर के अलावा बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, जशपुर, जांजगीर चांपा, बलरामपुर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव और दुर्ग शामिल हैं। यह जीरो सर्वेलेंस प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय टीम राज्य में पहुंच गई है और विभिन्न जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी की टीम ने दुर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा किया है। दुर्ग में टीम के सदस्यों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जिले में कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मौतों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण से होने वाली हर मृत्यु का विश्लेषण कर वजह जानने को भी कहा है। इस टीम में 3 विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ ही रायपुर के 2 चिकित्सक भी शामिल हैं। इस टीम के सदस्यों ने जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की सुविधा और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम के सदस्यों ने जिले में सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध बेड की संख्या को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। इस टीम ने राजनांदगांव जिले का भी दौरा किया और उदयाचल भवन में संचालित कोविड केयर सेंटर और पेण्ड्री स्थित कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्ग जिले में आज अब तक कोरोना संक्रमित 37 नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के पुत्र भी शामिल हैं। सभी मरीज दुर्ग के शहरी क्षेत्रों से हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। राज्य में कल रात 2,545 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 26,915 मरीजों का भी उपचार चल रहा है, जबकि 22,792 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 407 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आरपी मंडल से कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी सुरक्षा उपायों को दोनों भवनों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की जाए। साथ ही श्री बघेल ने इन भवनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियमों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। खबर मिली है कि मुख्य सचिव आरपी मंडल और कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच आज एक बैठक हुई है। गौरतलब है कि मंत्रालय और इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमण से कुछ कर्मचारियों की मृत्यु होने और कई अन्य कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद से कर्मचारियों में चिंता और भय का वातावरण है और कर्मचारी संगठन इन भवनों में कामकाज बंद करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षणों वाले मरीजों के होम आइसोलेशन में इलाज की व्यवस्था और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चेकलिस्ट जारी की है। होम आइसोलेशन की व्यवस्था देख रहे सभी अधिकारियों को इस चेकलिस्ट के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
उधर कोंडागांव जिले के केशकाल में आज से लेकर 14 सितंबर तक 5 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दवा और दूध की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा में पदस्थ एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद बैंक को आज से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की वजह से भिलाई नगर निगम मुख्यालय आज से लेकर 3 दिनों तक बंद रहेगा। महासमुंद कलेक्टोरेट में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यहां आगामी सोमवार तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि जरूरत होने पर लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन कार्यालय परिसर में स्थापित आवक जावक शाखा की खिड़की से जमा करा सकते हैं। इधर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोविड अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर के लिए नोडल अधिकारी तथा सहायक अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। ये अधिकारी इलाज के दौरान मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की निगरानी करेंगे। उधर रायगढ़ में जिला कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सकों से बिना किसी दबाव या सिफारिश के मरीजों का इलाज करने की अपील की है। कलेक्टर ने लोगों से अपना इलाज स्थानीय शासकीय अस्पतालों में ही कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई झोलापार डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आम आदमी पार्टी द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ऑक्सी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर ऑक्सीमीटर के जरिए लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रहे हैं। रायपुर जिले में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अक्टूबर महीने तक अवकाश लेने पर रोक लगा दी गई है। यदि किसी कर्मचारी को अपरिहार्य कारण या जरूरी काम के लिए छुट्टी लेने की जरूरत हो तो उसे अपने कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा और छुट्टी लेने के कारण को स्पष्ट करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन भेजना होगा। रायपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने निर्देश जारी कर कहा है कि कर्मचारियों को जिले के बाहर जाने या मुख्यालय छोड़ने के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संकट काल को देखते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी शॉर्ट नोटिस पर भी लगाई जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी, पेन, पेंसिलें, पानी की बोतलों का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी। सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों की स्कूल में आने पर पाबंदी होगी। छात्रों को विद्यालय आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे। परिसर के अंदर के कैफेटेरिया या मेस बंद रहेंगे। स्टाफ रूम, कार्यालयों और रिसेप्शन रूम जैसी जगहों पर भी शारीरिक दूरी बरती जाएगी। शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी आधी संख्या में बुलाए जाएंगे ताकि ऑनलाइन शिक्षण या टेली काउंसलिंग और इससे संबंधित कार्य हो सकें। जिन स्कूलों का क्वारेंटाइन सेंटरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है उन्हें सही तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और उनकी पूरी तरह से सफाई की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। राज्य शासन की ओर से कहा गया है कि उच्च स्तर पर चर्चा के बाद ही प्रदेश में स्कूलों को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवर्ती चराई योजना और वन अधिकार अधिनियम में मनरेगा के तहत अधिक पैमाने पर कार्य मंजूर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में कैम्पा शासी निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री ने कैम्पा मद से कराए गए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर से अक्टूबर महीने तक वन प्रबंधक समितियों द्वारा हरे चारे की कटाई का कार्य
प्राथमिकता के साथ कराया जाए। इससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि गौठानों में चारे की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। श्री बघेल ने कैम्पा मद के तहत वनांचल क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाबों के निर्माण कार्य को भी प्रमुखता के साथ शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन्य प्राणियों के रहवास सुधार के लिए चारागाह विकास, फलदार पौधारोपण और वन क्षेत्रों में जल संरचनाओं के विकास पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के लिए हाथी को मानव का मित्र बनाने की पहल हो। उन्होंने इस संबंध में बेहतर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अरपा नदी पुनरुद्धार योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बीते 1 से अप्रैल तक कैम्पा मद के जरिए 42 लाख मानव दिवस से अधिक दिनों के रोजगार का सृजन किया गया है। इन कार्यों में 219 करोड़ रूपये से अधिक की रकम खर्च की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर आरओबी द्वारा संयुक्त रूप से आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें पीआईबी रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े और भारतीय खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक बीजू बी के साथ कई अन्य अधिकारी और आरओबी के पंजीकृत लोक कलाकार शामिल हुए। वेबिनार को संबोधित करते हुए भारतीय खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक ने कहा कि केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 2,77,000 लाभार्थी हैं। कार्यक्रम में रायपुर स्थित विवेकानंद महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आशीष दुबे ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार की यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गरीब वर्ग को सीधा फायदा पहुंचाने में काफी मददगार साबित हुई है। वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य और पोषाहार बोर्ड के अधिकारी मनीष यादव ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए 1 किलो चना या दाल का वितरण भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध रूप से ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के निर्देश पर संचालित इस अभियान के तहत अब तक करीब 300 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके पास से लगभग 1.5 करोड़ रूपये कीमत की टिकटें भी बरामद की गई हैं। ट्रेनों के टिकटों की अवैध रूप से बुकिंग करने में इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर रेड मिर्ची, रेड बुल और आईबॉल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार आगे भी टिकट दलालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। महासमुंद जिले के खल्लारी पहाड़ी क्षेत्र में 2 दंतैल हाथी विचरण कर रहे हैं। एहतियात बरतते हुए वन विभाग ने पहाड़ी से होकर खल्लारी गांव तक पहुंचने वाली सड़क पर आवाजाही रोक दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अपने झुंड से बिछड़कर 2 दंतैल हाथी खल्लारी गांव के पास स्थित जंगल पहुंचे और इसके बाद सुबह ये हाथी खल्लारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और खेतों के आसपास घूमने लगे। बताया जाता है कि इस दौरान ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की। बाद में वन अमले ने ग्रामीणों को ऐसी कोई भी जोखिम गतिविधि करने से रोका। इस बीच बागबाहरा के रेंजर अन्य वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों से मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। श्री कौशिक ने कहा कि तत्काल उपचार और जरूरी मेडिकल सुविधा नहीं मिलने की वजह से छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। उन्होंने सरकार पर इसे रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक मानसून द्रोणिका अमृतसर से लेकर उत्तर बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इसके असर से प्रदेश के अनेक स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने कल राज्य के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है। इस बीच धमतरी जिले में लगातार हुई तेज बारिश की वजह से जिले के सभी जलाशय लगभग 100% भर चुके हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार माड़मसिल्ली में 99, गंगरेल बांध में 97, दुधावा जलाशय में 92 और सोंढूर जलाशय में 86% से अधिक जलभराव हो चुका है। सभी बांधों के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक लगातार जारी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा को बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कवर्धा सहित अन्य जिलों में काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित जाल बांधा पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक आरक्षक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गातापार जंगल में पदस्थ आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है।
बिलासपुर जिले के पामगढ़ स्थित खरखोद गांव के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी तरह महासमुंद जिले के बागबाहरा मार्ग पर भी भीमरोज और एमके बाहग्रा गांव के बीच मालवाहक गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और महासमुंद जिले के खल्लारी क्षेत्र स्थित नायक बांधा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी जानने के लिए प्रदेश में कराया जाएगा जीरो सर्वेलेंस। 16 सितंबर से शुरू होगा ये सर्वे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय टीम राज्य में पहुंच गई है और विभिन्न जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों को खोलने के लिए मानक उपाय जारी किए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, उच्च स्तर पर चर्चा के बाद ही प्रदेश में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने वन प्रबंधक समितियों को अगले 2 महीने हरे चारे की कटाई प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। कहा कि इससे लोगों को मिलेगा रोजगार। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।